हेलो एंड वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। हम जैसे पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया था, कहाँ से बोरो किया गया था, प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द थे, प्रियम्बल का मतलब क्या था, प्रियम्बल संविधान में लाया क्यों गया और किस दिन प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। अब आज हम पढ़ेंगे प्रियम्बल में था क्या, प्रियम्बल में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिसके आधार पर हमारा संविधान लिखा गया, ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिससे हमारे संविधान के नियम और कानून बनाए गए। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ये ओरिजिनल प्रियम्बल है आपके सामने, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पहले। इसमें क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हैविंग सॉवरनली रिजॉल्व इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये कहा गया है कि हम भारत के नागरिक भारत को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इंडिया बनाएंगे एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। हम अपने नागरिकों को न्याय प्रदान करेंगे। कौन कौन से न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। अब सामाजिक न्याय किस प्रकार से देंगे, आर्थिक न्याय किस प्रकार से देंगे, राजनीतिक न्याय किस प्रकार से देंगे, इसको हम अभी आगे आराम से चर्चा करेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस किस आर्टिकल्स में इनके बारे में बताया गया है कि सामाजिक न्याय किस प्रकार का होता है, आर्थिक न्याय किस प्रकार का होता है और राजनीतिक न्याय किस प्रकार का होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं लिबर्टी पे। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। आज़ादी किस प्रकार की दी गई है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स मतलब विचारों की आज़ादी दी गई है, एक्सप्रेशंस की आज़ादी दी गई है, फेथ की आज़ादी दी गई है, बिलीफ की दी गई है और वर्शिप की दी गई है। आज़ादी हमें इतने प्रकार की दी गई। इसमें कई सारे बाउंडेशंस भी है कि इसका मतलब नहीं कि थॉट्स की आज़ादी है तो हम कुछ भी विचार करके कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कुछ बाउंडेशंस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में कि कौन कौन सी तरीके की आज़ादी, किस तरीके से हम सोच सकते हैं, कौन से एक्सप्रेशन की आज़ादी दी गई है, इसको हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी किस स्तर पर दी गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अमंग दम ऑल। सभी लोगों को एक समान स्टेटस और अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मीन्स भाईचारा। इसमें क्या था, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एक का डिग्निटी बरकरार रखने के लिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए, देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी की बात की गई है। ये भी चर्चा करेंगे कि फ्रेटर्निटी कहाँ पे दिया गया है, किस आर्टिकल में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूपीएसओ का पेपर हुआ था, उसमें पूछ लिया गया था सीधे सीधे एज इट इज कि प्रियम्बल में किस तरीके के न्याय की बात की गई है। तो उसमें ये तीन चीजें थी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल के चार ऑप्शन थे, चारों अलग अलग थे। तो उसमें से जो ऑप्शन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल था वही सही था। इस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल में हमारे संविधान के प्रियम्बल में किस तरीके की लिबर्टी की बात की गई। तो जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप समझ जाइए किस तरीके की लिबर्टी की, थॉट्स के, एक्सप्रेशन की, फेथ की, बिलीफ की, वर्शिप की। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, in our constituent assembly on this 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। फिर लास्ट में क्या कहा गया है प्रियम्बल में कि our constituent assembly, हमारे constituent assembly में इस on this मतलब इस 26 नवंबर, जो आने वाला 26 नवंबर था 1949 को, इसे हम अडॉप्ट करेंगे, इसे हम अपनाएंगे और इनेक्ट करेंगे, लागू करेंगे खुद पे और खुद को इस संविधान को सौंप देंगे कि इसके बाद हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है, इसी संविधान के आधार पर चलेगा। ये बातें लिखी हुई थी प्रियम्बल में। अब प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अभी आपने देखा सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। अब हम इन शब्दों पे चर्चा करेंगे, इन शब्दों का मतलब क्या है हमारे संविधान में। वैसे तो इसका मतलब बहुत ब्रॉड है, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से इन शब्दों का मतलब क्या है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। और इसको चर्चा करने के बाद हमारा प्रियम्बल कंप्लीट होगा। चलिए अब हम आते हैं कि जो कीवर्ड्स थे प्रियम्बल में, जिसके बारे में हमने बताया था कि हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला वर्ड लिया गया था सोवरेन। जैसे उसमें लिखा हुआ था बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉमनली रिजॉल्व इंडिया इनटू अ सोवरेन। पहला वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में डाला गया था वो सोवरेन डाला गया था। सोवरेन वर्ड डालने का मतलब यही था क्योंकि हम जो हमारे नागरिक थे वो 200 साल की गुलामी करके आ रहे थे अंग्रेजों का, तो उन्हें एक विश्वास दिलाया जाए कि ऐसा है कि अब हम आज़ाद हैं। तो इसीलिए पहला वर्ड ही सोवरेन डाला गया था। सोवरेन का हिंदी मीनिंग होता है संप्रभु, और संप्रभु को क्या कहते हैं, जो खुद का मालिक हो, जो मतलब आज़ाद हो। तो इसीलिए पहला वर्ड हमारे प्रियम्बल में डाला गया कि एक हम सोवरेन कंट्री हैं। सोवरेन मीन्स एक हम आज़ाद कंट्री हैं, हम अपने कार्य खुद कर सकते हैं। तो अब चलिए हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से सोवरेन का क्या मतलब होता है उसे समझते हैं। द वर्ड सोवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंस
नॉर डोमिनियन। अब डिपेंडेंस और डोमिनियन में अंतर समझेंगे। डिपेंडेंस क्या होता है, डोमिनियन क्या होता है। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया क्या था, डिपेंडेंस था। किसका डिपेंडेंस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, अंग्रेजों का डिपेंडेंस था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो इंडिया आजाद हो गया। इंडिया कब इंडिपेंडेंस हो गया, 15 अगस्त 1947 के बाद डिपेंडेंस का टैग इंडिया के ऊपर से हट गया। लेकिन डोमिनियन कब तक रहा इंडिया। डोमिनियन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम अपना कार्यभार तो देखेंगे, लेकिन जो ऊपरी मामला होगा, मतलब बाहरी मामला होगा, जो मेन रूल होगा वो कौन संभालेगा, वो जो डोमिनियन मतलब जो कर रहा है डोमिनियन वो संभालेगा। तो इंडिया किसका डोमिनियन था, अंग्रेजों का डोमिनियन था। कब तक था, 26 जैन 1950 26 जनवरी 1950 तक इंडिया डोमिनियन कंट्री था। और एक चीज आओ, एक नॉलेज आपको और दे दें कि पाकिस्तान जो था वो जानते हैं कब तक डोमिनियन था, 1956 तक डोमिनियन था। लेकिन इंडिया 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जिस दिन भारत की न्याय व्यवस्था लागू हुई, कानून लागू हुए, उसी दिन भारत के ऊपर से डोमिनियन का भी टैग हट गया। मुझे लगता है कि आपको डिपेंडेंस और डोमिनियन का मतलब समझ में आ गया होगा कि डोमिनियन और डिपेंडेंस हमारे संविधान में क्या मतलब रखते हैं। उसके बाद फ्री टू कंडक्ट इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स। सोवरेन का मतलब यह भी होता है कि वो इंडिया फ्री है अपने एक्सटर्नल अफेयर्स देखने के लिए और इंटरनल अफेयर्स। किसी का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हमारी कंट्री जो चाहे वो अपने एक्सटर्नल मामले भी देख सकती है, इंटरनल भी मामले भी देख सकती है। हम फ्री हैं अपने देश का संचालन करने में और निर्णय लेने में। फिर उसके बाद क्या होता है, इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स कंटिन्यूएशन हर फुल मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ नेशन। अब आप पूछेंगे कॉमनवेल्थ नेशन क्या है, एंड एक्सेप्टेड ब्रिटिश क्राउन एज हेड ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। आप पूछेंगे कॉमनवेल्थ नेशन है क्या चीज था। तो कॉमनवेल्थ नेशन का हम लोग ये मतलब समझते हैं जैसे जो उस समय जो भी कंट्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलाम थी वो धीरे धीरे एजुकेटेड होती जा रही थी, धीरे धीरे वो आज़ाद होते जा रहे थे। तो जब वो धीरे धीरे आज़ाद होते जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि ऐसा है कि आपके पास बहुत कुछ है, आप टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, आपके पास पैसे में भी आप हमसे आगे हैं, आपके पास एजुकेशन में भी आप हमसे आगे, तो ऐसा करिए आप हमारे साथ एक अलायंस करिए जिसके हेड आप ही रहिए, लेकिन हमें एक गाइडेंस दीजिए जिससे हम अपने देश को भी तरक्की की ओर ले जा सके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, हमारी एजुकेशन पॉलिसी मजबूत हो, हमारा मेडिकल सिस्टम बढ़िया हो। तो इसीलिए कॉमनवेल्थ नेशन बनाया गया। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब हुआ कि सभी देशों का एक अच्छे से बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया ने 1949 में सोचा कि हमें भी कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन तब क्या हुआ, तब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे उनके मन में एक विचार आया कि अभी तो हम 200 साल की गुलामी करके आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कॉमनवेल्थ नेशन के साथ जाके जुड़ें और अंग्रेज फिर से हमारे ऊपर हमें गुलाम बना लें। तो पंडित नेहरू जी ने एक बात साफ कह दिया कि देखिए हम कॉमनवेल्थ नेशन इसलिए बन रहे हैं कि जिससे हम उनसे एक अलायंस कर सके, एक मित्रता कर सके, जिससे हम अपने विकास कर सकें। अगर जिस दिन भी लगेगा कि कॉमनवेल्थ नेशन बनने से इंडिया के सोवरेनिटी पर खतरा आ रहा है, उसी दिन हम कॉमनवेल्थ नेशन छोड़ देंगे, कॉमनवेल्थ नेशन से हम बाहर निकल आएंगे। एड एक्सेप्टेड ब्रिटिश क्राउन एज हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। और ब्रिटिश क्राउन को कॉमनवेल्थ नेशन का हेड माना गया क्योंकि उसके बनाए हुए गुलाम कंट्रीज ही कॉमनवेल्थ नेशन में थे। और उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इंडिया ज्वाइंड यूएनओ एट 1949। आप पूछेंगे यूएनओ क्यों बना, यूएनओ का क्या काम था, यूएनओ क्यों बनाना पड़ा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, ये मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम चलते हैं पहले विश्व युद्ध की तरफ। पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सभी देशों ने कहा कि इससे सभी लोगों का नुकसान है। किसी भी जाहिर सी बात है कहीं भी युद्ध होगा, एक आपसी मतभेद का आपके आस पड़ोस में भी अगर लड़ाई होता है तो आपको भी क्षति पहुंचती है और सामने वाले को भी क्षति पहुंचती है। उसी तरीके से जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सभी देशों ने सोचा कि ऐसे तो सभी का नुकसान होता है, तो उन्होंने क्या बनाया, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन बना 1919 में, इसलिए बनाया गया क्योंकि जिससे लोगों को एक करके रखा जाए, विवाद ना हो, फिर से विश्व युद्ध जैसा वो ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से फेल हो गया। जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया तो फिर से जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, आपको पता ही होगा, वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, फिर से लोगों ने विचार किया इससे तो सबका ही घाटा है, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है हम करेंगे, क्या बनाएंगे, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ कब बना था, 1945 में बना। ये क्यों बना, जिससे लोगों के बीच एक समझौता बना रहे, कोई आपसी विवाद ना हो सके, कंट्रीज एक साथ मिलकर आगे बढ़ सके। तो इंडिया ने क्या कहा कि 1949 में इंडिया ने यूएनओ का भी
मेंबर बन गया। और यूएनओ का मेंबर बनते समय भी पंडित नेहरू जी ने यह कहा था कि जिस दिन इंडिया की सोवरेनिटी पर खतरा आएगा उस दिन हम यूएनओ से भी बाहर आ जाएंगे। फिर ये तो था सोवरेन बना, उसमें कॉमनवेल्थ नेशन किस तरीके से बना, यूएनओ का मेंबर किस तरह बना, ये सोवरेन के अंदर सब आता है। उसके बाद सोवरेन नेशन होने का मतलब क्या होता है इंडिया के प्रोस्पेक्ट से। इंडिया के प्रोस्पेक्ट से अगर सोवरेन होने का मतलब समझे तो इंडिया कैन एक्वायर अदर नेशन टेरिटरी, मतलब इंडिया चाहे तो दूसरे देश के किसी टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और सीड्स इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू अदर कंट्री। अब सीड्स का क्या मतलब, सीड्स का मतलब होता है सौंपना, देना। तो इंडिया चाहे तो किसी कंट्री के, किसी नेशन की टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और अगर इंडिया चाहे तो अपने किसी भाग को किसी कंट्री को दे भी सकता है। ये था मतलब पूरा सोवरेनिटी का मतलब। मुझे लगता है आप सोवरेन का मतलब समझ गए होंगे कि इंडिया के प्रोस्पेक्ट से सोवरेन का क्या मतलब है। अब फिर उसके बाद दूसरा वर्ड पे चलेंगे हम, दूसरे वर्ड पे जिसका नाम है सोशलिस्ट। हम लोग हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है समाजवाद। अब समाजवाद क्या होता है आप पूछेंगे, तो उससे पहले हमें एक चीज समझना होगा। द वर्ड सोशलिस्ट वर एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये कब जोड़ा गया था, जब हमारा प्रीएम्बल बना था सबसे पहले, उसमें सोशलिस्ट वर्ड कहीं नहीं था, मेंशन ही नहीं था, सोशलिस्ट वर्ड का नामो निशान नहीं था प्रीएम्बल में। लेकिन इस सोशलिस्ट वर्ड के बारे में हमें कहां देखने को मिलता था, डीपीएसपी के कई आर्टिकल्स में देखने को मिलते थे। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व। इसमें कई जगह हमें देखने को मिलते थे सोशलिस्ट वर्ड के बारे में, कई आर्टिकल्स के बारे में, जो कि हम अगले शायद पिछले 2 या 3 लेक्चर के बाद हम पढ़ेंगे कि उसमें सोशलिस्ट वर्ड किस किस आर्टिकल्स पे मिले हैं। उसमें कई सारी विचारधाराएं भी हैं कि किसके विचारधारा पे ये आर्टिकल है और किसकी विचारधारा पे ये है। तो डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता था। तो 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो सोशलिस्ट वर्ड को उठा के कहा लिया गया, प्रीएम्बल में मेंशन कर दिया गया। और किस संविधान संशोधन के, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये बात हो गया। तो फिर सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ, सोशलिस्ट का मतलब जैसे देखिए उस समय विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, एक था पूंजीवादी विचारधारा और दूसरा था साम्यवादी विचारधारा। आप कहेंगे पूंजीवादी विचारधारा क्या है, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा वो कहते हैं जिसमें जो मजबूत होगा, जो जिसके पास पैसा होगा वो देश को चलाएगा। देश को चलाने का मतलब यह है कि उसके अर्थव्यवस्था में उसका ज्यादा भूमिका होगा तो उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। और साम्यवादी विचारधारा का क्या मतलब हुआ कि ना तो किसी अमीर वर्ग को ना किसी उसको, सभी लोग को एक समान रखा जाएगा, सभी लोग एक समान होंगे। यह साम्यवादी विचारधारा था। तब पूंजीवादी विचारधारा में उस समय अमेरिका था, ब्रिटेन था, और साम्यवादी में उस समय, उस टाइम की बात कर रहा हूं, उस समय रसिया हुआ करता था, चाइना हुआ करता था, नॉर्थ कोरिया हुआ करता था। अब इंडिया तो उस समय नया नया आजाद हुआ था। अब लोग जानते हैं कि जब कोई नया चीज आता है तो उसे अपनी तरफ ही मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया को भी सब लोग मिलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि इंडिया का जो हेरिटेज था वो बहुत ही रिच कल्चर का था। तो पूंजीवादी विचारधारा वाले चाहते थे कि इंडिया हमारे साथ मिले आके, और साम्यवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि हमारे साथ आके मिले। तो इंडिया मिले किसके साथ, अगर पूंजीवादी विचारधारा के साथ इंडिया जाके मिलता है तो साम्यवादी विचारधारा के लोग गुस्सा हो जाते, अगर साम्यवादी विचारधारा के साथ मिलता तो पूंजीवादी विचारधारा के लोग गुस्सा हो जाते। तो इंडिया ने कहा कि हमें बीच का रास्ता निकालना होगा जिससे हमारा दोनों से संबंध बना रहे। तो इंडिया ने क्या कहा कि जैसा कि हम ना तो पूंजीवादी विचारधारा को मानेंगे ना साम्यवादी, हम इन दोनों के बीच का एक विचारधारा निकालते हैं, समाजवादी, कि जो हमारा समाज हम ऊंच नीच अमीर गरीब सबको एक साथ लेकर चलेंगे, सभी का एक नेतृत्व होगा। इसीलिए इंडिया क्या किया, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अपनाया। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया, इसमें सभी का एक नेतृत्व होगा, सभी का एक महत्व होगा, सभी को लेकर चलने का एक बात की गई है। ये हो गया सोशलिस्ट वर्ड का मतलब। अब एक चीज और बता दें, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब फिर अगला वर्ड हमारा रहेगा कौन सा, सेकुलर। अब सेकुलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ड सेकुलर वर एडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42वें संविधान संशोधन क्या है, 1976 में सेकुलर वर्ड को भी ऐड किया गया। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या मतलब हुआ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। आप कहेंगे पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, निगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हम हर धर्मों को आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी देंगे, स्टेटस प्रदान करेंगे एवं रिस्पेक्ट करेंगे। नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है आप पूछेंगे, नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है कि हम किसी धर्म को बढ़ने ही नहीं देंगे, कोई धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं होंगे, सभी धर्मों का हम खंडन करेंगे। जैसे चाइना हो गया, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो
किसी धर्मों को नहीं मानते हैं, वो धर्म को मानते ही नहीं है। लेकिन इंडिया क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि हम सभी धर्मों को सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, उन्हें सेम स्टेटस देंगे और अपॉर्चुनिटी देंगे कि जिससे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अब मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब समझ में आ गया होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और ये सेकुलरिज्म के बारे में अगर बात करें तो आपको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 टू 28 में मिल जाएगा, जिसमें आर्टिकल 25 में कहता है कि हमें रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने के अधिकार है। आर्टिकल 26 में भी यही चीज कहता है। आर्टिकल 27 में कहता है कि हमें प्रचार प्रसार करने के लिए हम आजाद है। आर्टिकल 28 में भी ऐसा ही कहता है, उसके बारे में हम आगे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। तो सेकुलरिज्म का मतलब, कहने का मतलब ये है कि भारत जो है वो हर धर्म का सम्मान करेगा। जो भी धर्म इंडिया में पाए जाते हैं, जो भी धर्म इंडिया में धर्म के लोग इंडिया में पाए जाते हैं, उन सभी धर्मों का सम्मान करेगा और उसे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच देगा, उसे बढ़ने के लिए एक मौका देगा। ये नहीं कि किसी धर्म को रोका जाए, ये नहीं कि अगर हिंदू ज्यादा है तो हिंदू को वरीयता दी जाए या मुस्लिम कम है तो मुस्लिम को कम वरीयता दी जाए। इंडिया हमेशा पॉजिटिव सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ेगा। मुझे लगता है आप सेकुलर का वर्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक आप सीधा मतलब समझ लीजिए, इसके इन दोनों के प्रोस्पेक्ट से ज्यादा एग्जाम में बहुत पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको तब भी मतलब समझा दूं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हर भारत का नागरिक जिसे वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है, वो अपने वोट का अधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, एज लिमिट होता है, कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अगर वो बिलोंग करता है तो उसे वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक का। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का भी यही मतलब होता है कि जो भारत का वरिष्ठ, जैसे राष्ट्रपति हो गया, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, मतलब चुना हुआ होगा भारत के नागरिक के द्वारा। जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, वो प्रधानमंत्री जैसे हम लोग सांसद को चुनते हैं और जिसके पास जितने सांसद होते हैं उस पार्टी का एक प्रधानमंत्री बनता है। और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में बात करेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। रिपब्लिक का कहने का मतलब होता है द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाई पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तरीके से या दूसरे तरीके से हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ होता है। ये था कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स। इसमें 3 वर्ड्स और बचे हुए हैं। जस्टिस के तीन प्रकार के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी और उसके बाद इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। इन 3 चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रियम्बल कंप्लीट हो जाएगा।